हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लेजिस्लेचर। इस चैप्टर में हम जानेंगे लेजिस्लेचर की इम्पोर्टेंस क्या है, पार्लियामेंट के पावर्स एंड फंक्शन क्या होते हैं, लॉ मेकिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है, साथ ही में पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। इन सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छे एनिमेशन एंड एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, जो हमारे देश के लिए नए लॉ बनाता है, पुराने लॉ को बदलता है और जरूरत पड़ने पर किसी लॉ को हटा भी सकता है। इंडिया में इसे पार्लियामेंट यानी संसद कहते हैं। आई होप आप सभी को लेजिस्लेचर और हमारे देश के अंदर लेजिस्लेचर का काम क्या है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक समझते हैं, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, यानी हमें पार्लियामेंट की जरूरत ही क्या है। नंबर 1, लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने के लिए। पार्लियामेंट में नए लॉज बनाए जाते हैं और पुराने कानून बदले जाते हैं। एग्जाम्पल जीएसटी का आना या राइट टू एजुकेशन एक्ट। नंबर 2, वॉइस ऑफ द पीपल मतलब जनता की आवाज। एमपीज यानी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वह हमें पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। यह लोग हमारी प्रॉब्लम्स और नीड्स को सरकार तक ले जाते हैं। नंबर 3, कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट। जो हमारी पार्लियामेंट होती है वह इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट अपने काम को सही ढंग से कर रही है या नहीं। नंबर 4, बजट अप्रूवल मतलब पैसों का हिसाब किताब। सरकार जो भी पैसे खर्च करती है उसका अप्रूवल पार्लियामेंट देता है, मतलब सरकार बिना पार्लियामेंट के पैसे खर्च नहीं कर सकती। नंबर 5, डिस्कशन एंड डिबेट। पार्लियामेंट के अंदर ही नेशनल इश्यूज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, इन सभी पर ओपन डिबेट होती है। इससे हर पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है और डेमोक्रेसी स्ट्रोंगर होती है। नंबर 6, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रीजन्स। इंडिया के हर एक रीजन के लोग पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जम्मू से लेके केरल तक के एमपी अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए हमें पार्लियामेंट की जरूरत होती है। यह तो हमने अच्छे से समझ लिया कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, व्हाई डू वी नीड टू हाउसेस इन पार्लियामेंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और उसके अंदर डाइवर्सिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए हमारे पार्लियामेंट के अंदर टू हाउसेस हैं, लोकसभा यानी लोअर हाउस एंड राज्यसभा यानी अपर हाउस। और इसी टू हाउसेस सिस्टम को हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। और जिस कंट्री के पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर में सिंगल हाउस होता है उसे हम कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब चलिए यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर के प्रॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर स्ट्रॉन्ग लॉ मेकिंग होती है, लेकिन बाइकैमरल लेजिस्लेचर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एंड हायर कॉस्ट वाला होता है। इस तरह का सिस्टम अधिकतर लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री फॉलो करती हैं, लाइक इंडिया, यूएसए। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही फास्ट होती है एंड कोस्ट इफेक्टिव। साथ ही में यह सिस्टम बहुत ही कम खर्चीला होता है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर कोई सेकंड ओपिनियन और रिव्यू का चांस नहीं होता। इस तरह का सिस्टम अधिकतर कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज फॉलो करती हैं, लाइक नेपाल एंड बांग्लादेश। चलिए समझते हैं टू हाउसेस इन पार्लियामेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। पार्लियामेंट में टू हाउसेस होने के कारण लोगों को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है, लॉ मेकिंग के अंदर डबल चेकिंग हो पाती है, कोई भी रूलिंग पार्टी अपने पावर का मिसयूज नहीं कर पाती, साथ ही में पार्लियामेंट में छोटे राज्यों को भी बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है। यह तो हमें समझ में आ गया यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है और उनके फायदे क्या हैं और उनके नुकसान क्या हैं। अब चलिए जानते हैं इंडिया के अंदर ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो हमारे इंडिया के अंदर केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 कर्नाटका, नंबर 5 आंध्र प्रदेश एंड नंबर 6 तेलंगाना। और इसी के साथ यह टॉपिक हमारा हो जाता है कंप्लीट। आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं राज्यसभा को।
राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं, इसमें टोटल 250 मेंबर होते हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा और 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये 12 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, मे बी साइंस, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स। राज्यसभा रिप्रेजेंट्स करता है स्टेट्स को। इसका कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एमएलएस के द्वारा। राज्यसभा के अंदर जो स्टेट जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उसे उतना ज़्यादा सीट्स मिलेगी। लाइक उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके पास 31 सीट्स हैं राज्यसभा की। वहीं सिक्किम के पास 1 सीट है राज्यसभा की। राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा के मेंबर का टर्म 6 साल का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और नए चुने जाते हैं। राज्यसभा को हम यूएसए के सीनेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यूएसए के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है कि सभी स्टेट से 2 मेंबर होंगे सीनेट में। ठीक उसी प्रकार से हमारी कंट्री के अंदर भी पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन मिला है। यदि बड़ा स्टेट है तो उसके पास ज़्यादा सीट होंगी और छोटा स्टेट है तो उसके पास कम सीट्स होंगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं लोकसभा यानी लोअर हाउस के बारे में। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का बेस होता है पॉपुलेशन, मतलब जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उसे लोकसभा के अंदर उतनी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। लोकसभा के अंदर टोटल 543 सीट्स हैं, जिसे 1971 के सेंसस के बेस पर फिक्स किया गया था। लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा। पूरे देश को कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी चुना जाता है। इस लोकसभा मेंबर के इलेक्शंस के टाइम इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी एज 18 या 18 से प्लस है, वे वोट दे सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। लोकसभा का टर्म होता है मैक्सिमम 5 ईयर और उसके बाद लोकसभा पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है और फिर देश के अंदर नए इलेक्शंस होते हैं। और इसी के साथ हमारा लोकसभा का भी टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आइए अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। व्हाट डज पार्लियामेंट डू, मतलब पार्लियामेंट कौन कौन से काम करती है। तो पार्लियामेंट का सबसे पहला काम है लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब पूरे देश के लिए कानून बनाना। हमारे देश के अंदर जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, इन सभी की ड्राफ्टिंग ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स के द्वारा की जाती है और इन बिल के ड्राफ्टिंग के बाद कैबिनेट डिसाइड करती है कि किस बिल को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। बिना कैबिनेट के प्राइवेट मेंबर भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यदि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तो वह बिल ही रह जाएगा, कभी लॉ बन ही नहीं पाएगा। पार्लियामेंट का सेकंड काम है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब सरकार पर नियंत्रण रखना। नंबर 3 फाइनेंशियल फंक्शन, बजट, टैक्सेशन और पब्लिक स्पेंडिंग जैसे चीज पार्लियामेंट के कंट्रोल में होती है। इसका मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना गवर्नमेंट एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकती। नंबर 4 रिप्रेजेंटेशन फंक्शन, हर रीजन, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। नंबर 5 डिबेटिंग फंक्शन, पार्लियामेंट एक ऐसा ओपन डिस्कशन फॉर्म है जहां पर एमपी फ्रीली अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर 6 कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी संशोधन कर सकती है। नंबर 7 इलेक्टोरल फंक्शन, मतलब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी करवाती है। नंबर 8 जुडिशियल फंक्शन, पार्लियामेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर भी होती है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जज के रिमूवल या प्रपोजल पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकता है, जिसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि यह प्रपोजल स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जज को अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ता है। तो अभी हमने समझा पार्लियामेंट क्या कुछ कर सकती है इसके बारे में। आइए चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड पावर्स ऑफ लोकसभा के बारे में। लोकसभा के पास यह पावर होती है कि वह यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकती है। सेकंड, मनी बिल्स को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। थर्ड,
टैक्स प्रपोजल, बजट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लोकसभा के अप्रूवल के बिना पास करवाना पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, मनी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिनों के अंदर उसे इस पर जवाब देना होता है। यदि राज्यसभा इन 14 दिनों के अंदर उस बिल पर कोई एक्शन नहीं लेता तो ऑलरेडी मनी बिल पास हो जाता है। नंबर 5, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोकसभा के अंदर जवाब देना होता है। नंबर 6, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और यदि यह नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। नंबर 7, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। नंबर 8, लोकसभा के पास नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव करने की भी पावर होती है। नंबर 9, लोकसभा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। नंबर 10, लोकसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकती है और वाइस प्रेसिडेंट के रिमूव करने के प्रोसेस में भी सपोर्ट कर सकती है। तो यह थी लोकसभा की पावर्स। चलिए अब राज्यसभा के पावर्स के बारे में समझते हैं। राज्यसभा केवल ऑर्डिनरी बिल्स पर अपना डिसीजन और अप्रूवल दे सकती है, लेकिन मनी बिल्स पर सिर्फ रिकमेंड कर सकती है, उसे रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती। नंबर 2, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड कर सकती है। नंबर 3, लोकसभा मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना, डिस्कशन और मोशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव को क्रिटिसाइज कर सकती है, लेकिन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं कर सकती। नंबर 4, राज्यसभा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जजेस के इलेक्शन एंड रिमूवल प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। नंबर 5, स्टेट लिस्ट पर नॉर्मली सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही कानून बना सकती है, लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट हो तो राज्यसभा भी 2/3 मेजोरिटी से अप्रूवल लेकर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, और यही एक राज्यसभा की स्पेशल पावर है। तो अभी तक हमने राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स के बारे में समझा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज। तो इस टॉपिक में हम लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बिल क्या होता है। तो बिल एक ऐसा सुझाव होता है जिसे पार्लियामेंट में रखा जाता है ताकि उस पर चर्चा हो सके और वह कानून बन सके। इस बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, और यही किसी भी लॉ के बनने का सबसे पहला स्टेप होता है। स्टेप सेकंड, इस बिल को किसी कमेटी में भेजा जा सकता है या फिर हाउसेस के अंदर इस पे चर्चा हो सकती है। स्टेप 3, इसके बाद कमेटी अपना इस बिल पर रिपोर्ट देंगी। स्टेप 4, इस रिपोर्ट को हाउसेस एक्सेप्ट भी कर सकती है और मे बी रिजेक्ट भी। स्टेप 5, यदि इस रिपोर्ट को हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया है तो इस पर डिटेल में चर्चा होगी। स्टेप 6, चर्चा होने के बाद इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और यदि एक हाउस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है तो इसे दूसरे हाउस में सेंड कर दिया जाता है। स्टेप 7, दूसरा हाउस इस रिपोर्ट को अप्रूव कर सकता है और मे भी इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है, और यदि दोनों हाउसेस एग्री नहीं होते तो स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकता है, और ऐसी सिचुएशन बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलती है। स्टेप 8, दोनों हाउसेस से यह बिल पास हो जाता है तो यह बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट इसे अप्रूव और सेंड बैक भी कर सकता है रिकमेंडेशन के लिए। स्टेप 9, और यदि इस बिल को प्रेसिडेंट अप्रूव कर देता है तो यह बिल बन जाता है लॉ। तो ये सारे स्टेप्स थे जिसे फॉलो करके एक बिल को लॉ बनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ बिल, मतलब बिल कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसे हम एक GPMC ट्रिक के मदद से समझते हैं। जी का मतलब है गवर्नमेंट बिल्स, जिसे मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। पी का मतलब है प्राइवेट बिल्स, इसे वे MP प्रेजेंट करते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं होते। एम का मतलब है मनी बिल्स, इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है केवल लोकसभा के अंदर। एंड सी का मतलब है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाता है, इसे मिनिस्टर्स और MP कोई भी प्रेजेंट कर सकता है किसी भी हाउस में। तो यह मेनली 4 प्रकार के बिल्स होते हैं जिसे हमने इस ट्रिक की मदद से समझा। आइए चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव
एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल को। तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए बहुत से मेथड का यूज करती है, जैसे क्वेश्चन आवर्स, इसमें एमपी से सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल लाइक रेलवे एक्सीडेंट। नंबर 2 जीरो आवर्स, इसमें इम्पोर्टेंट इशू को बिना नोटिस के उठाए जाते हैं लाइक पॉल्यूशन। नंबर 3 डिबेट्स एंड डिस्कशन, पार्लियामेंट के अंदर बिल्स, बजट और नेशनल इशू जैसे मुद्दों पर चर्चा चलती रहती है। नंबर 4 नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब जिस भी पार्टी की सरकार होती है, यदि वह पार्टी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी लॉस कर देती है तो सरकार गिर जाती है और ऐसे सिचुएशन में पीएम को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। नंबर 5 कमेटीज, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी कमेटीज बनी होती हैं जो सरकार के कामों का रिव्यू करती रहती हैं। एंड नंबर 6 बजट अप्रूवल, मतलब पैसा तभी खर्च हो सकता है जब पार्लियामेंट उसे अप्रूव करके दे। तो ये सारे मेथड्स थे जिनका इस्तेमाल करके पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। आइए चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटीज बनाई जाती हैं उनका काम क्या होता है। देखिए, पार्लियामेंट का काम बहुत बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव पर नज़र रखना, बजट और पैसों का हिसाब किताब रखना और सरकारी योजनाओं का रिव्यू करना। तो इन सभी कामों को पार्लियामेंट डायरेक्टली पूरा नहीं कर सकता और इसीलिए पार्लियामेंट छोटे छोटे ग्रुप्स बनाता है जिसे हम पार्लियामेंट्री कमेटीज कहते हैं। ये सारी कमेटीज एमपी से मिलकर बनी होती है जिनका काम होता है पार्लियामेंट के कामों में मदद करना, डीप एनालिसिस करना, पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग प्रोसेस में सपोर्ट करना एंड एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाना। जैसे सारे काम ये सारी कमेटीज करती हैं। इन कमेटीज के कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे स्टैंडिंग कमेटी जिसे हम परमानेंट कमेटी भी कहते हैं। यह पूरे साल काम करती है और हर साल में इनका रिफॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी, जिसका काम होता है सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना। सेकंड एग्जाम्पल है एस्टिमेट्स कमेटी। यह कमेटी गवर्नमेंट के खर्चे की प्लानिंग और एस्टिमेट्स का रिव्यू करती है। थर्ड एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटल कमेटी। यह हर एक मिनिस्ट्री लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर के कामों को मॉनिटर करती है। सेकंड टाइप है एडी हॉक कमेटी, जिसे हम टेम्परेरी कमेटीज कहते हैं। यह कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं और काम पूरा होने के बाद इन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो अभी हमने समझा पार्लियामेंट की डिफरेंट कमेटीज कौन सी होती हैं और उनके काम क्या होते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझते हैं। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, मतलब पार्लियामेंट अपने आप को कैसे नियंत्रित करती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए पार्लियामेंट के पास अपने रूल्स, ऑफिसर्स, कमेटीज और एथिक्स सिस्टम होता है जो उसको सेल्फ रेगुलेट करने में मदद करता है। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, इनका काम होता है हाउस की प्रोसीडिंग को ऑर्डरली बनाए रखना, रूल्स को इन्फोर्स करना और गलत बिहेवियर पर एक्शन लेना। सेकंड रूल्स प्रोसीजर, मतलब दोनों हाउसेस के पास अपने रूल बुक होते हैं। इनमें लिखा होता है कि बिल कैसे इंट्रोड्यूस होगा, डिबेट का समय क्या है और वोटिंग का प्रोसेस क्या है। नंबर 3 कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर, मतलब यदि कोई भी एमपी पार्लियामेंट के अंदर बदतमीजी से बात करता है, झूठ या अफवाह फैलाता है या अश्लील भाषा का प्रयोग करता है तो उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। नंबर 4 एथिक्स कमेटी, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होती है, जिसका पर्पस होता है एमपीज के मोरल बिहेवियर को मेंटेन रखना। नंबर 5 प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास कुछ स्पेशल राइट्स भी होते हैं, जैसे हाउस में बोलने की आज़ादी यानी फ्री टू स्पीक। लेकिन वे जो पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट्स देंगे उन पर कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता, बट अगर इनका मिसयूज हो तो पार्लियामेंट इस पर एक्शन ले सकती है। और इसी के साथ दोस्तों यह चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और फ्यूचर में ऐसे ही चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय बाय।